हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज से स्टार्ट हो रही है हमारी वीडियो री एग्जाम महाअभ्यास सीरीज। और इस सीरीज के अंतर्गत आज सबसे पहले हम करने वाले हैं देहरादून जनपद के 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। शुरुआत आसान प्रश्नों से होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और एग्जाम लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही नहीं कराएंगे, बल्कि आपका वास्तविक तैयारी स्तर भी चेक करेंगे कि आप एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये महाअभ्यास सीरीज आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इसी सीरीज के अंतर्गत मैं एग्जाम से पहले पहले समूचा, जी हाँ समूचा उत्तराखंड कवर कराने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हर प्रश्न को ध्यान से कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं देहरादून जनपद के 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न है बच्चों, वह है देहरादून का प्राचीन नाम क्या था। शुरुआत में जैसा मैंने कहा है आसान प्रश्न रखेंगे, लेकिन धीरे 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 जैसे 10-15 प्रश्न हम पार करेंगे, कठिन और एग्जाम लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देहरादून का प्राचीन नाम क्या था जो पांडवों के गुरु से संबंधित है। तो बताइए, ऑप्शन ए है पृथ्वीपुर, ऑप्शन बी द्रोणनगर, ऑप्शन सी कुब्जामरक और ऑप्शन डी एक चक्रा। तो बच्चों, पांडवों के गुरु का नाम था द्रोण। तो हमारी जो देहरादून जनपद है, देहरादून जो नगर है, उसका प्राचीन नाम था द्रोण नगर। आगे बढ़ते हैं। इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम क्या था। तो इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम था बच्चों, ऑप्शन ए है शिवपुरी, ऑप्शन बी है मढ़, ऑप्शन सी है पृथ्वीपुर, ऑप्शन डी है गुदिया खटाल। तो बच्चों, जो देहरादून का प्राचीन नाम था इतिहासकारों के अनुसार वह था पृथ्वीपुर। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। गुरु राम राय ने देहरादून में मुगल शैली के गुरुद्वारा की नींव किस वर्ष रखी थी। 1635, 1666, 1699, 1707। तो बच्चों, इसका सही आंसर है 1699। 1699 में गुरु राम राय देहरादून आए थे और उसी वर्ष इन्होंने गुरुद्वारा की नींव रखी थी। ठीक है, और इस गुरुद्वारा की जो नींव इन्होंने रखी थी, इसका कार्य कंप्लीट होता है 1707 ईस्वी में। ठीक है, और ये गुरु राम राय की जो पत्नी थी वे कंप्लीट कराती हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। गुरु राम राय किस परमार शासक के शासनकाल में देहरादून आए थे। तो बच्चों, ये फतेह शाह के शासनकाल में देहरादून में आए थे। पांचवा प्रश्न देखिए। परमार शासक फतेह शाह ने गुरु राम राय को गुरुद्वारे की आय के लिए कितने गांव दान दिए थे। तो ऑप्शन ए है 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव और ऑप्शन डी है 5 गांव। तो कितने गांव जो है फतेह शाह ने गुरु राम राय को दिए थे। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा 3 गांव दान में दिए थे गुरु राम राय को फतेह शाह ने। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। फतेह शाह द्वारा दान दिए गए तीनों गांवों में कौन सा गांव शामिल नहीं था। तो 3 गांव फतेह शाह ने गुरु राम राय को दान में दिए थे, तो उनमें से एक इनमें से नहीं है और 3 हैं। तो जो नहीं है वो हमें ढूंढना है। खुड़बुड़ा, राजपुर, चामसारी, डोईवाला। तो बच्चों, खुड़बुड़ा भी दिया था, राजपुर भी दिया था, चामसारी भी दिया था, लेकिन डोईवाला नहीं दिया था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1635 ईस्वी में जहां शाहजहां के किस सेनापति ने दून घाटी में आक्रमण किया था। तो ऑप्शन है नवाजत खां, नजीबुद्दौला, गुलाम कादिर, उमेद सिंह। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नवाजत खां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। जब सेनापति नवाजत खां ने दून घाटी पर आक्रमण किया, उस समय गढ़वाल राज्य की संरक्षिका कौन थी। तो गुलेरिया, महारानी गुलेरिया, ऑप्शन बी महारानी कर्णावती, ऑप्शन सी रानी पुरुषोत्तम देवी और ऑप्शन डी कनक प्रिया। तो बच्चों, इसका सही आंसर होगा महारानी कर्णावती। जब सेनापति नजावत खां दून घाटी पर आक्रमण करता है, उस समय गढ़वाल राज्य की जो संरक्षिका थी, जो रानी थी, वह थी महारानी कर्णावती। 9वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। रोहेला सरदार नजीबुद्दौला ने दून क्षेत्र में किस वर्ष अधिकार किया था। तो जो रोहेला सरदार था, जिसका नाम था नजीबुद्दौला, इसने दून क्षेत्र में अधिकार किया था बच्चों 1757 ईस्वी में। ठीक है, 1757 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न देख लेते हैं। ये सुमेलित करने वाला, ठीक है, प्रश्न है। तो गुलाम कादिर का देहरादून पर आक्रमण कब हुआ था। ओके,
देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन पहले ये सुमेलित कर लेते हैं। गुलाम कादिर का देहरादून पर आक्रमण कब हुआ था? तो बच्चों 1785 में ही हुआ था। खुड़बुड़ा मैदान का निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो 1804 में ही हुआ था। और देहरादून नगर पालिका की स्थापना 1867 में ही होती है। देहरादून जनपद का आधिकारिक गठन 1871 में होता है। यानी देहरादून का जनपद का गठन कब हुआ था? 1871 में ही हुआ था। और देहरादून नगर पालिका 1867 में बनी थी। खुड़बुड़ा मैदान का निर्णायक युद्ध 1804 में हुआ था। और गुलाम कादिर का देहरादून पर आक्रमण 1785 में ही हुआ था। तो इसका मतलब क्या है? अ का फर्स्ट है, ब का 2 है, स का 3 है और द का 4 है। तो यही हो जाएगा बच्चों इसका सही आंसर। ठीक है, ओके, 11वें प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, प्रद्युम्न शाह के किन मंत्रियों ने दून क्षेत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था, जिनका वध पराक्रम शाह ने करवा दिया था? ठीक है, ऑप्शन ए है उमेद और बलभद्र, ऑप्शन बी है रामा और धरणी, और सी है नजाबत और नजीम, और डी है केसरी और प्रीतम। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों रामा और धरणी। 11वें प्रश्न का सही आंसर है बी। ठीक है, 12वां प्रश्न हम देख लेते हैं। वर्ष 1785 ईस्वी में गुलाम कादिर ने, ठीक है, आक्रमण के बाद किसे दून का गवर्नर नियुक्त किया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है उमेद सिंह, ऑप्शन बी है पराक्रम शाह, ऑप्शन सी है बलभद्र शाह, ऑप्शन डी है सुदर्शन शाह। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों उमेद सिंह। ठीक है, वर्ष 1785 में जो गुलाम कादिर था, इसने आक्रमण किया था दून क्षेत्र पर, और यहाँ का जो राज्यपाल है, यहाँ का जो गवर्नर है, वो यह उमेद सिंह को बना देता है। ठीक है, उमेद सिंह। तो इसका सही आंसर होगा उमेद सिंह। 13वां प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रद्युम्न शाह ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करके उसे दून का स्थायी शासक नियुक्त कर दिया था? तो बच्चों उमेद सिंह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उमेद सिंह गवर्नर बन गया था देहरादून का, फिर प्रद्युम्न शाह क्या करते हैं, अपनी पुत्री का उमेद सिंह के साथ विवाह कर देते हैं और फिर इसे दून का स्थायी शासक ही नियुक्त कर देते हैं। 14वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखों एवं प्रद्युम्न शाह के बीच युद्ध किस तिथि को हुआ था? ठीक है, ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है 14 मई 1804, बी 15 अक्टूबर 2003, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, सी है 14 जुलाई 1948, ये भी नहीं होगा, और डी 3 मई 1924। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 14 मई 1804। ठीक है, 14 मई 1804 को ही देहरादून में प्रद्युम्न शाह और गोरखों के बीच में युद्ध होता है, और देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में होता है। आज के समय खुड़बुड़ा मैदान की जगह देहरादून में खुड़बुड़ा मोहल्ला पड़ता है। ठीक है, तो खुड़बुड़ा इसी मैदान में गोरखों और प्रद्युम्न शाह के बीच युद्ध होता है 14 मई 1804 को, और गोरखा जो है वो प्रद्युम्न शाह को मार देते हैं। प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और यहाँ पर गोरखों की विजय हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। खुड़बुड़ा के युद्ध में कौन सा गढ़वाल शासक गोरखा सेना के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ? तो जैसा कि मैंने अभी बताया प्रद्युम्न शाह। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रद्युम्न शाह। ठीक है, 16वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अंग्रेजी सेना ने किस वर्ष मोहंड व तिमली दर्रों से होते हुए देहरादून में प्रवेश किया था? तो जो अंग्रेजी सेना थी, ठीक है, ये गोरखा शासन को तोड़ने, यानी गोरखाओं से गढ़वाल और पूरे कुमाऊं से कब्जा हटवाने के लिए सबसे पहले क्या करती है, मोहंड व तिमली दर्रों से देहरादून में प्रवेश करती है। और ये प्रवेश इन्होंने किया था बच्चों 1814 में। ठीक है, 1814 में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। नाला पानी में अंग्रेजी सेना और किसके नेतृत्व वाली गोरखा सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ था? ठीक है, नाला पानी में अंग्रेजी सेना और किसके नेतृत्व में गोरखा सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ था? तो बच्चों बलभद्र शाह के नेतृत्व वाली गोरखा सेना और अंग्रेजी सेना के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था नाला पानी नामक स्थान पर, जो कि पड़ता है देहरादून जनपद में। ठीक है, तो गोरखों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बलभद्र शाह कर रहे थे। ठीक है, नाला पानी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाले किस जनरल की स्मृति में कलंगा स्मारक बनाया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए और प्रयास कीजिए इस प्रश्न को लगाने का। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों जिलेस्पी। ठीक है, नाला पानी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो जनरल जिलेस्पी ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न देख लेते हैं। नाला पानी में बलभद्र शाह व उनके सैनिकों की स्मृति में कौन सा स्मारक बनाया
गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा खलुंगा गढ़ी स्मारक। ठीक है, खलुंगा गढ़ी जो स्मारक है बच्चों, वो बलभद्र साहब उनकी सैनिकों की याद में बनाया गया है। जबकि जो कलंगा स्मारक है, कलंगा स्मारक, ये जनरल जिलेस्पी और इनकी सेना की याद में बनाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो खलुंगा गढ़ी स्मारक है वो बलभद्र शाह व उनकी सैनिकों की याद में बनाया गया है, और कलंगा जो स्मारक है वो जिलेस्पी और उनके सैनिकों की, उनकी सेना की याद में बनाया गया है। 20वां प्रश्न देख लेते हैं, सुमेलित करने वाला प्रश्न आ गया। ठीक है, देहरादून जनपद के प्रशासनिक बदलाव और वर्षों को सुमेलित कीजिए। देहरादून को सहारनपुर मंडल में कब शामिल किया गया था? तो देहरादून को सहारनपुर मंडल में 1817 में ही शामिल किया गया था। देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में कब शामिल किया गया था? तो कुमाऊं कमिश्नरी में सर्वप्रथम शामिल किया गया था बच्चों 1825 को। ओहो, इस बार भी अ का 1 और ब का 2 ही होगा और स का 3, मुझे ऐसा लग रहा है। देहरादून को मेरठ मंडल में स्थानांतरित किया गया, तो स्थानांतरित किया गया था बच्चों 1829 को। ठीक है, और देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था 1975 में। ठीक है, तो वही हो गया। ठीक है, अ का 1, प का 2 और स का 3 और द का 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। देहरादून को किस वर्ष आधिकारिक रूप से एक नगर निगम का दर्जा दिया गया था बच्चों? ठीक है, देहरादून को किस वर्ष आधिकारिक रूप से एक नगर निगम का दर्जा दिया गया था? तो 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को आधिकारिक रूप से एक नगर निगम का दर्जा दिया गया था। ठीक है, देहरादून को अन्य किन प्रसिद्ध उपनामों से भी जाना जाता है? तो देहरादून को बाल मिठाई का घर नहीं कहा जाता, ये तो अल्मोड़ा को कहा जाता है। झीलों की नगरी नहीं कहा जाता, ये नैनीताल को कहा जाता है। तांबा नगरी अल्मोड़ा को कहा जाता है। लीची नगर एवं सैनिक नगरी कहा जाता है देहरादून को। ठीक है, और बच्चों यदि आप वीडियो का क्रैश कोर्स लेना चाहते हो जो जिसमें 6 से 7 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पर एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, 3 से 3.5 घंटे की वहां पर क्लास हो रही है। ओके, और जिसमें 1 से सवा घंटा हम उत्तराखंड पढ़ते हैं, और उत्तराखंड में हम महत्वपूर्ण टॉपिक ही केवल पढ़ते हैं, और फिर हम जीएस पढ़ते हैं, फिर हम हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ भी मैं एमसीक्यूज ही लगवा रहा हूँ बच्चों को, पहले मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स उसमें 70 से 80 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनको लेक्चर दिया जाता है। फिर जो लेक्चर हुआ है और जिस नोट्स पर वह लेक्चर हुआ है तो वो नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, और फिर जो भी टॉपिक हमने लेक्चर के माध्यम से कवर किया है उसके एमसीक्यूज दिए जाते हैं। 100 से 125 एमसीक्यूज दिए जाते हैं, और वह कार्य बच्चों को एक ही दिन में करना होता है। ठीक है, होमवर्क भी दिया जाता है। तो अगर आप इस क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे क्लिक कर सकते हो और जा सकते हो हमारे कोर्स पर, जिसका नाम है वीडियो विपडियो विक्ट्री बैच। ठीक है, वीडियो विक्ट्रियो विक्ट्री बैच। अब हम 23वां प्रश्न देख लेते हैं। देहरादून जिला भौगोलिक रूप से किन 2 पर्वतीय श्रेणियों के बीच में दून घाटी में बसा हुआ है? 2 पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित दून घाटी में बसा हुआ है। तो बच्चों शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ट्रांस हिमालय होता है, उसके बाद महान हिमालय होता है, उसके बाद मध्य हिमालय होता है। ठीक है, उसके बाद दून होता है, सॉरी दून नहीं, शिवालिक हिमालय होता है, और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में ही दून पड़ते हैं, दून या द्वार आते हैं। ठीक है, तो जो हमारा देहरा नामक दून है ये 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में है, शिवालिक और मध्य हिमालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो देहरादून सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, देखिए उत्तराखंड जो राज्य है हमारा, इसका सबसे पश्चिमी जो जिला है बच्चों, वो कौन है? देहरादून है। ठीक है, देहरादून है। सबसे पूर्वी जनपद कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जनपद है पिथौरागढ़। ओके, सबसे उत्तरी जनपद कौन है? तो उत्तरी जनपद है उत्तर काशी। ठीक है, उत्तर काशी। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी जिला है बच्चों उधम सिंह नगर। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 25वां प्रश्न हम देख लेते हैं। देहरादून जिले की सीमाएं भारत के किन 2 राज्यों को स्पर्श कर देती है? ठीक है, देखिए देहरादून जिला कुछ इस प्रकार से है।
ठीक है, इस प्रकार से कुछ देहरादून जिला बनता है। ठीक है, इधर आ जाता है हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर आ जाता है उत्तर प्रदेश। तो हिमाचल एवं उत्तर प्रदेश दो राज्यों की सीमा ही स्पर्श करती है देहरादून को। ठीक है, हरियाणा स्पर्श नहीं करता, उत्तर प्रदेश हरियाणा स्पर्श नहीं करता, पंजाब तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो हिमाचल एवं उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के कितने जनपदों की सीमाएं देहरादून जिले को स्पर्श करती हैं? तो बच्चों चार जिलों की, चार जनपदों की जो सीमाएं हैं वो देहरादून जनपद को स्पर्श करती हैं। कौन कौन सी? देखो, ऊपर से उत्तरकाशी स्पर्श करता है। ठीक है, एक बार आप मैप खोलना उत्तराखंड का, वहां देखना। फिर टिहरी, पौड़ी, ठीक है, और नीचे दक्षिण की ओर से हरिद्वार स्पर्श करते हैं। तो उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार ये जनपद क्या करते हैं? देहरादून जिले को स्पर्श करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जनपद देहरादून की सीमा को स्पर्श नहीं करता? हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी। देखिए, चमोली नहीं करता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चमोली। हिमाचल प्रदेश के कौन से दो जिले देहरादून जिले की सीमा को स्पर्श करते हैं बच्चों? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के कौन से दो जिले देहरादून जिले की सीमा को स्पर्श करते हैं? देखिए, जो हमारा उत्तराखंड है इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, और हिमाचल प्रदेश के तीन जनपद जो है हमारे उत्तराखंड की साथ में सीमाएं बनाते हैं। सिरमौर, ठीक है, शिमला और किन्नौर। ठीक है, सबसे ऊपर उत्तर की ओर है किन्नौर, ओके, और बीच में है शिमला, और सबसे दक्षिण में है सिरमौर। ठीक है, तो देहरादून की जो सीमा लगती है बच्चों वो दो जनपदों से लगती है, शिमला और सिरमौर से। ठीक है, शिमला और सिरमौर से। तो सिरमौर और शिमला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा एकमात्र जिला देहरादून जिले की सीमा से स्पर्श करता है? तो बच्चों, सहारनपुर जनपद। बिजनौर के साथ और मुजफ्फरनगर के साथ हरिद्वार की सीमाएं लगती है, जबकि मुरादाबाद के साथ में पौड़ी की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, पौड़ी की नहीं, मुरादाबाद के साथ लगती है बच्चों उधम सिंह नगर की सीमाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं। यह भी सुमेलित करने वाला प्रश्न है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून है, जो कि 75 किलोमीटर लंबा है। कांसरो ताल कहाँ है? तो कांसरो ताल राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के बिल्कुल बीच में है। हाँ जी, बिल्कुल बीच में है। ठीक है, चंदबाड़ी ताल कहाँ है? ओके, चंदबाड़ी ताल ये देहरादून जनपद में ही स्थित है। गौतम कुंड कहाँ है? चंद्रबंदनी देहरादून में ही है। ठीक है, ओके, यानी फिर से एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है, यानी राज्य का सबसे बड़ा दून देहरादून है, जो कि 75 किलोमीटर लंबा है। कांसरो ताल बिल्कुल सही है, ब का दो ही होगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के मध्य में है। चंद्रबाड़ी ताल देहरादून जनपद में स्थित है। ठीक है, गौतम कुंड चंद्रबनी देहरादून में स्थित है। तो फिर से यही हो जाएगा बच्चों, अ का 1, ब का 2, स का 3 और द का 4। ठीक है, 31वां प्रश्न हम देख लेते हैं। आसान बैराज का निर्माण किन दो जल स्रोतों के संगम पर किया गया है? आसान जो बैराज बनाया गया है वह देखिए यमुना नहर और आसन नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पूर्वी यमुना नहर और आसन नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 32वां प्रश्न देख लेते हैं। आसन बैराज देहरादून में किस स्थान के समीप है? ठीक है, ओके, तो आसन बैराज देहरादून में किस स्थान के समीप है बच्चों? रामपुर मंडी। ठीक है, रामपुर मंडी और ढालीपुर, ये जो रामपुर मंडी है ढालीपुर में स्थित है, तो यही होगा। ठीक है, ओके ओके ओके, कई बार टीचर को भी कंफ्यूजन हो जाता है। आगे बढ़िए, 33वां प्रश्न देख लेते हैं। आसन बैराज का निर्माण किस वर्ष किया गया था जिससे शक्ति नहर निकाली गई है बच्चों? ठीक है, तो इसका जो निर्माण है आसन बैराज का जून 1967 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आसन बैराज के निकट कौन सा प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? तो जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनका जो प्रशिक्षण होता है वो आसान बैराज के निकट होता है, यानी वन आरक्षी प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 35वां प्रश्न देख लेते हैं। 35, ठीक है, आसन बैराज
से बने जलाशय को स्थानीय स्तर पर किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसे जो है ना ढालीपुर झील कहा जाता है बच्चों। ठीक है, क्या कहा जाता है? ढालीपुर झील कहा जाता है। स्थानीय जो लोग हैं वो इस बैराज को ढालीपुर झील कहते हैं। आसन जलाशय भी कहा जाता है, लेकिन अधिकतर लोग ढालीपुर झील ही कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसन बैराज में जाड़ों के मौसम में विशेष रूप से कौन से पक्षी देखने को मिलते हैं? तो आसन बैराज में बच्चों प्रवासी हमें पक्षी देखने को मिलते हैं। विदेशी जो पक्षी होते हैं बाहर के, हमारे देश के बाहर के, और अधिकांशतः जो पक्षी आते हैं वो साइबेरियन पक्षी आते हैं रशिया साइड से। ठीक है, तो प्रवासी साइबेरियन पक्षी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, 37वां प्रश्न देख लेते हैं। चक्राता में स्थित प्रसिद्ध टाइगर फॉल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 37वां प्रश्न है ये, देखिए। तो बच्चों 50 मीटर है। कितनी है? 50 मीटर। 38वां प्रश्न देख लेते हैं। मोईगाड़ फॉल और किमोला फोर्ट देहरादून जनपद के किस विशिष्ट क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, मोईगाल फॉल और किमोना फॉल ये दोनों झरने हैं और देहरादून के किस विशिष्ट क्षेत्र में ये स्थित हैं? तो आपको बताना है, देखिए ऑप्शन आप। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों के दोनों फॉल चक्राता में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किमोना फॉल की ऊंचाई कितनी मापी गई है? 39वां प्रश्न है, बताइए। तो किमोना फॉल की लंबाई एक बार देख लीजिए। ठीक है, 35 मीटर होगी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 35 मीटर। किमोना फॉल की कुल ऊंचाई कितनी है बच्चों? 35 मीटर है। ठीक है, 40वां प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित जलप्रपातों और उनकी वास्तविक जनपद स्थिति को सुमेलित कीजिए। ठीक है, शिखर फॉल। शिखर फॉल तो राजपुर देहरादून में है। मैसी जलप्रपात कहाँ है? तो बच्चों ये मसूरी के पास है। मैसी मसूरी याद रखना, मैसी मसूरी के पास में है देहरादून में। पटना जलप्रपात ऋषिकेश क्षेत्र में है, लेकिन पौड़ी जनपद में है। ठीक है, नीलगुड्डू झरना, तो ये ऋषिकेश क्षेत्र टिहरी में पड़ता है। नीलगड्डू जो झरना है ये टिहरी में पड़ता है, लेकिन ऋषिकेश क्षेत्र में है। पटना जलप्रपात भी पौड़ी में है, मतलब पौड़ी में है, लेकिन ऋषिकेश क्षेत्र में है। तो इसका हो जाएगा अ का 1, ब का 2, स का 3 और द का 4। 41वां प्रश्न हम देख लेते हैं बच्चों। ऋषिकेश क्षेत्र में पड़ने वाला प्रसिद्ध गरुड़ चट्टी प्रपात और फूल चट्टी झरना किस मार्ग या जिले में अवस्थित है? तो बच्चों ये नीलकंठ मार्ग पौड़ी एवं ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का प्रथम साइबर थाना किस वर्ष देहरादून में स्थापित किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न सभी महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर बताइए। 2005, 2006, 2012, 2015, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015। आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न देख लेते हैं। देहरादून में झांझरा क्षेत्र में स्थित विज्ञान धाम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बच्चों साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के सेलाकुई में निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संस्थान स्थापित है? तो सेलाकुई में बताना है कि कौन सा स्वास्थ्य संस्थान है, और सेलाकुई देहरादून में ही पड़ता है, देहरादून जनपद में ही है। तो देख लीजिए आप ऑप्शन और बताइए। तो बच्चों सेलाकुई में पड़ता है मानसिक रोग संस्थान। ठीक है, कौन सा पड़ता है? मानसिक रोग संस्थान। आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न देख लेते हैं। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है अल्मोड़ा पौड़ी, ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है ऋषिकेश। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा देहरादून। ठीक है, देहरादून। आगे बढ़ते हैं। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल देहरादून में किस वर्ष से कार्यरत है? ठीक है, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल देहरादून में किस वर्ष से कार्यरत है? बताइए बच्चों। तो इसका सही आंसर होगा वर्ष 2002 से। ठीक है, जब नारायण दत्त हमारे सीएम थे तब से ये कार्यरत है। ओके, 47वां प्रश्न देख लेते हैं। देहरादून में स्थित राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1943 में बच्चों। कब हुई थी? 1943 में। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS देहरादून के किस विशिष्ट स्थान पर स्थित है? तो ये है हाथीबड़ कला देहरादून में। ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS देहरादून के हाथीबड़ कला में स्थित है बच्चों, याद रखना। ठीक है, ओके।
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना चंद्रबनी देहरादून में किस वर्ष हुई थी बच्चों? तो ये हुई थी 1982 में, ठीक है, 1982 में। निम्नलिखित संस्थानों और उनके स्थापना वर्ष को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी 1938 में ही स्थापित है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS की स्थापना हुई थी 1966 में, ठीक है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र, ये तो देहरादून में स्थित है, ठीक है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग 2003 में से अपना कार्य कर रहा है, कार्यरत है। तो इसका फिर से हो जाएगा बच्चों ए का 1, ब का 2, स का 3 और द का 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 51वां प्रश्न देख लेते हैं। हमने 50% प्रश्न कवर कर लिए हैं। और बच्चों कनिष्ठ सहायक के फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं, अक्टूबर में उसका एग्जाम होगा। यदि आपको कनिष्ठ सहायक की परीक्षा हेतु तैयारी करनी है तो कनिष्ठ सहायक और पुलिस दोनों के लिए एक मिक्स बैच हमने बना दिया है, ठीक है, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है। तो आप उसे ले सकते हैं, लक्ष्य बैच के नाम से है, उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक पुलिस लक्ष्य बैच के नाम से है, तो उसे आप परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको डिटेल्ड क्लासेस मिलेंगी। उत्तराखंड हिंदी और जीएस की, रीजनिंग की क्लास उसमें नहीं होंगी, लेकिन उत्तराखंड हिंदी और जीएस की उसमें डिटेल्ड क्लासेस होंगी, ठीक है। 51वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के उत्तराखंड में 3 परिसर हैं, ठीक है, बिल्कुल। निम्नलिखित में कौन सा स्थान इसका परिसर नहीं है? देखिए उत्तराखंड में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय के 3 परिसर है, जो कि है पौड़ी, अल्मोड़ा और देहरादून में, ठीक है। कहाँ है? पौड़ी, अल्मोड़ा, देहरादून में, नैनीताल में नहीं है। तो नैनीताल सही आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को किस तिथि को आधिकारिक रूप से राज्य अभिलेखागार का दर्जा दिया गया था? क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को किस तिथि को आधिकारिक रूप से राज्य अभिलेखागार का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये 2003 में दिया गया था, तो 15 अक्टूबर 2003, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 53वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDDA का गठन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, किस वर्ष हुआ था बताइए? 1980, 1984, 2004, 2006, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 1984, ठीक है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का जो गठन हुआ था वो 1984 में हुआ था। 54वां प्रश्न देख लेते हैं हम, ठीक है। उत्तराखंड जल संस्थान का मुख्य कार्यालय भवन जल भवन कहाँ स्थित है? ठीक है, राजपुर रोड देहरादून, सुद्धोवाला देहरादून, जल भवन देहरादून या बल्लीवाला देहरादून? तो बच्चों इसका जो मुख्य कार्यालय है वो जल भवन देहरादून में स्थित है, ठीक है, जल भवन के नाम से ही ये है, ठीक है। 55वां प्रश्न देख लेते हैं। महिला आयोग अधिनियम 2005 के तहत राज्य महिला आयोग की स्थापना देहरादून के किस क्षेत्र में हुई थी? सुद्धोवाला, झांझरा, पटेल नगर, रायपुर? तो बच्चों ये सुद्धोवाला में हुई थी। कहाँ हुई थी? सुद्धोवाला में हुई थी। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन देहरादून के किस स्थान पर अपनी सेवाएं दे रहा है? तो ये ऑप्शन है, देखिए जरा आपको कौन सा लग रहा है इसमें। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन देहरादून के किस स्थान पर अपनी सेवाएं दे रहा है? तो अजबपुर कला में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 57वां प्रश्न देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन बल्लीवाला देहरादून में किस वर्ष किया गया था? ठीक है, देखिए ऑप्शन और जांचिए अपने आप को। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 2004, 2006, 2009, 2018, ये हमारे ऑप्शन है। सही आंसर इसका होगा 2006, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित राष्ट्रपति आशियाना का पुराना नाम क्या था? क्या था पुराना नाम? तो बच्चों ये था बॉडीगार्ड भवन, ठीक है। क्या था? बॉडीगार्ड भवन, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे पुराना वन संग्रहालय देहरादून में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो उत्तराखंड का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वन संग्रहालय देहरादून में किस वर्ष स्थापित किया गया था? जांचिए आपको अपने आप को, ये है ऑप्शन। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 1914 में, ठीक है। 1914 में उत्तराखंड का सबसे पुराना वन संग्रहालय स्थित है, ठीक है। 60वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित उपक्रमों, संस्थानों और उनके स्थापना वर्ष को सम्मिलित कीजिए।
ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, इसकी स्थापना 1956 में ही हुई थी। ठीक है। देश का पहला ऑयल म्यूजियम उद्घाटन, इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों 14 अगस्त 2005 को हुई थी। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद का गठन 2004 को हुआ था। उत्तराखंड भाषा संस्थान नियमावली सन 2009 में आई थी। ठीक है। तो फिर से अ का 1, ब का 2, स का 3, द का 4 हो जाएगा। ठीक है। देश के पहले ऑयल म्यूजियम का उद्घाटन देहरादून के ONGC में किस राष्ट्रपति द्वारा किया गया था? देश के पहले ऑयल म्यूजियम, म्यूजियम की यहाँ बात हो रही है, का उद्घाटन देहरादून के ONGC में किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? ये ऑप्शन है, जांचिए अपने आप को। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं और 62वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून जनपद में कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये है पशुलोक ऋषिकेश में। ठीक है। 63वां प्रश्न हम देख लेते हैं। उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम 2018 के तहत किन अकादमियों का एकीकरण भाषा संस्थान के अंतर्गत किया है? ठीक है। ये ऑप्शन है, जांचिए अपने आप को। उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम 2018 के तहत किन अकादमियों का एकीकरण भाषा संस्थान के अंतर्गत किया है? तो बच्चों हिंदी अकादमी, उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी, लोक भाषा व बोली अकादमी का एकीकरण किया गया है। और किसके तहत किया गया है? उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम 2018 के तहत किया गया है। 64वां हम प्रश्न देख लेते हैं। जोलीग्रांट में स्थित हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। ये को किस वर्ष डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था बच्चों? ठीक है। तो जो हमारा हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट है जो कि जोलीग्रांट में है और ये उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज है, इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा जो दिया गया था वो दिया गया था 2007। आगे बढ़ते हैं, 65वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। ठीक है। रायपुर देहरादून में स्थित गुरुद्वारा नानकसर का निर्माण 1973 ईस्वी में किसके संरक्षण में हुआ था? बताइए। गुरु राम राय, गुरुदेव सिंह, देखिए गुरु राम राय तो इस समय जा चुके थे, गुरुदेव सिंह, पंजाब कौर, महंत इंद्रेश चरण दास। तो ये हुआ था बच्चों गुरुदेव सिंह के संरक्षण में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 66वां प्रश्न देख लेते हैं। देहरादून के कुठाल गेट में स्थित प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? बताइए। तो देहरादून के कुठाल गेट में स्थित प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर की मुख्य विशेषता है, यह एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है जिसका उल्लेख केदारखंड में है। ठीक है। ये आसान सा प्रश्न यहाँ पर बन गया। आगे बढ़ते हैं। देहरादून का वह कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ लोग नए वाहन खरीदने पर देवी का आशीर्वाद लेने जाते हैं और इसका निर्माण 1804 में हुआ था? तो बच्चों बताइए, आप बताइए, मुझे तो खैर पता ही है। संतराला देवी मंदिर, डाटकाली मंदिर, माल देवता मंदिर, इस्कॉन टेम्पल। तो इसका सही आंसर होगा डाटकाली मंदिर। ठीक है। 68वें प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। क्लेम टाउन में स्थित बुद्धा टेम्पल का उद्घाटन तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा द्वारा किस तिथि को किया गया था? तो क्लेम टाउन में स्थित जो बुद्धा टेम्पल है इसका उद्घाटन किया गया था बच्चों जो 28 अक्टूबर 2002 को। ठीक है। हाँ मुझे लग रहा था। ठीक है। बिल्कुल सही आंसर यही होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। 28 अक्टूबर 2002 को ही बच्चों बुद्धा टेम्पल का उद्घाटन किया गया था तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि 2002 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट में हल्का सा कंफ्यूजन था लेकिन 2002 ने कंप्लीट कर दिया वो कंफ्यूजन, मतलब हटा दिया कंफ्यूजन। 69वां प्रश्न देख लेते हैं। बुद्धा टेम्पल के मुख्य परिसर की कुल ऊंचाई कितनी है और यह कितने मंजिला बौद्ध स्तूप है? बताइए सही आंसर। तो ये आपके आंसर ऑप्शन है 103 फीट 3 मंजिला, 185 फीट 5 मंजिला, 150 फीट 4 मंजिला, 200 फीट 6 मंजिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये 5 मंजिला है और 185 फीट की इसकी ऊंचाई है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित धार्मिक स्थलों में
मेलों और उनकी विशेषताओं को सुमेलित कीजिए। टपकेश्वर महादेव मंदिर, टपकेश्वर महादेव जो मंदिर है बच्चों, वो देवधारा नदी के किनारे गुफा में स्थित शिव मंदिर है। ठीक है। नुणाई मेला जोनसार क्षेत्र में भेड़ बकरियों को के पालकों का मेला है। विश्व मेला, विश्व मेला चक्राता तहसील के जोनसार भावर क्षेत्र में का ये मेला है। और विश्व मेला का एक फैक्ट आपको याद रखना है कि जो विश्व मेला है बच्चों, ये उत्तरकाशी में भी लगता है। ठीक है, उत्तरकाशी के कई गांवों में ये लगता है। और विश्व मेला चक्राता तहसील के जोनसार भावर क्षेत्र में भी लगता है। शहीद वीर केसरी चंद मेला ये चोलीथात में 3 मई को बलिदान दिवस पर लगता है। 3 मई को ये शहीद वीर केसरी चंद मेला लगता है। तो इसका अ का 1 हो जाएगा, ब का 2, स का 3 और द का 4। झंडा दरबार गुरुद्वारा का निर्माण 1707 ईस्वी में मुगल शैली में किसने पूर्ण करवाया था? ये 71वां प्रश्न है। गुरु राम राय ने, पंजाब कौर ने, सरोजनी नायडू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, सरोजनी नायडू और लाल बहादुर शास्त्री तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे बच्चों। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई है तो गुरु राम राय नहीं, इसका सही आंसर होगा पंजाब कौर। हालांकि इसकी शुरुआत जो इसकी नींव रखी थी वो गुरु राम राय ने रखी थी, लेकिन इसे कंप्लीट जो कराया था बच्चों 1707 ईस्वी में, वो पंजाब कौर ने कराया था। आगे बढ़ते हैं और 72वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत श्री महेंद्र इंद्रेश चरण दास जी द्वारा किस वर्ष की गई थी बच्चों? ठीक है, तो ये की गई थी बच्चों 1952 ईस्वी में। देहरादून का वह कौन सा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जिसे डाकुओं की गुफा या रॉबर्स कैव भी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? फन वैली, हैप्पी वैली, लच्छीवाला, गुच्चू पानी। तो इसका सही आंसर गुच्चू पानी होगा। गुच्चू पानी की जो गुफाएं हैं उन्हें ही डाकुओं की गुफा भी कहा जाता है। 74वां हम प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, चीन से निर्वासित होने के बाद दलाई लामा ने तिब्बत से आकर सर्वप्रथम देहरादून के किस स्थल पर अपनी सरकार बनाई थी जो बाद में हिमाचल स्थानांतरित हुई? तो कौन सा है इनमें बताइए, अपने आप को जांचिए। मालसी, हैप्पी वैली, धामावाला, क्लेम क्लेमेंट टाउन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हैप्पी वाला, हैप्पी वैली। हैप्पी वैली जो कि मसूरी के पास में है और मसूरी जो कि देहरादून में है। तो यहीं पर सबसे पहले तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा आए थे और हजारों जो तिब्बती लोग थे वो भी हैप्पी वैली में पहुंचते हैं और फिर दलाई लामा यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। लेकिन आज भी हैप्पी वैली में हजारों तिब्बती रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 75वें प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के प्रथम चिड़ियाघर देहरादून जो जू है, ठीक है, का पुराना नाम क्या था? बताइए। कैक्टस पार्क, मालसी डियर पार्क, वन चेतना केंद्र, बलबीर पार्क। बताइए, खुद को जांचिए। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों मालसी डियर पार्क। 76वां प्रश्न देख लेते हैं। फेसबुक सॉफ्टवेयर द्वारा जारी रैंकिंग में देहरादून जू को विश्व के 181 चिड़ियाघरों में कौन सी रैंकिंग मिली है? पहली रैंकिंग, ठीक है, 5वीं रैंकिंग, 10वीं रैंकिंग, 15वीं रैंकिंग। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 10वीं रैंकिंग। ठीक है, चलिए 77वें प्रश्न पर चलते हैं। देहरादून घंटाघर जिसे क्लॉक टावर भी कहा जाता है, इसकी नींव 24 जुलाई 1948 को किसके द्वारा रखी गई थी? ठीक है, तो उस समय जो यूपी की राज्यपाल थी, ठीक है, उनके द्वारा ये नींव रखी गई थी और उनका नाम है सरोजनी नायडू। बच्चों आगे बढ़ते हैं, 78वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, देहरादून घंटाघर का उद्घाटन अक्टूबर 1953 ईस्वी में किसने किया था और इसका अन्य नाम क्या है? ठीक है, तो देखिए जो देहरादून का घंटाघर है ना, इसका अन्य नाम है बलबीर टावर। क्या नाम है? बलबीर टावर। और इसका जो उद्घाटन किया था ना वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री और बलबीर टावर। 79वें प्रश्न पर चलते हैं। 79वें प्रश्न पे चलते हैं। जेम्स बैली फ्रेजर की पुस्तक द हिमालय माउंटेन्स जो कि लिखी गई थी 1804-1815 में पब्लिश हुई थी, में सर्वप्रथम देहरादून के किस प्राचीन पुरावशेष स्थल का वर्णन मिलता है बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाखा मंडल। ठीक है, लाखा मंडल के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें द हिमालय माउंटेन्स पुस्तक में मिलती है, ये मैंने पढ़ी है बच्चों, और ये लिखी है जेम्स बैली फ्रेजर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 80वां प्रश्न देख लेते हैं। ओके ओके, लाखा मंडल का प्राचीन नाम मढ़ी था। लाखा मंडल की जो नदियां हैं वो है यमुना और रिकनाड़। रिकनाड़ को मोदियागाड़ भी कहा जाता है। चक्राता का जो प्राचीन नाम था, लाखा मंडल का मढ़ था और चक्राता का एक चक्रा था।
चक्राता के संस्थापक माने जाते हैं कर्नल ह्यूम, और कर्नल ह्यूम जो थे ना वो 55वीं जो ब्रिटिश सेना की 55वीं रेजिमेंट थी उसके सदस्य थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का 1, अ का 1, ब का 2, स का 3, द का 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 81वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, ठीक है। लाखामंडल में स्थित दो अलग अलग रंग के शिवलिंगों में से डार्क ग्रीन और लाल शिवलिंग क्रमशः किस युग से संबंधित है? देखिए, जो डार्क, हालांकि इस प्रकार के प्रश्न नहीं बनते, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। डार्क ग्रीन है, ये द्वापर युग को दिखाता है, और जो लाल शिवलिंग है वो त्रेता युग को दिखाता है। तो इसका सही आंसर होगा द्वापर युग व त्रेता युग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 82वां प्रश्न देख लेते हैं। चक्राता में स्थित बुधेर गुफा की खोज किस जर्मन नागरिक ने की थी, जिसके कारण इससे मेओला गुफा भी कहते हैं? ठीक है, तो मियोला, मियोला ये जर्मन जर्मन नागरिक था, और इसी ने बुधेर गुफा की खोज की थी, और इसी कारण इसे मेओला गुफा भी कहते हैं। 83वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। चक्राता के समीप स्थित कौन सा पर्यटक स्थल विशेष रूप से स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है बच्चों? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मुंडाली, मुंडाली। ठीक है, मुंडाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84वां प्रश्न देख लेते हैं। चक्राता के चौरानी चोटी पर स्थित बैराटगढ़ महाभारत काल में किस पुलिंद राजा की राजधानी थी? तो याद रखिएगा, राजा विराट। ठीक है, विराट का ही था बैराटगढ़ किला। ठीक है, ये बैराट बाद में बदला, नहीं तो इसका नाम विराटगढ़ ही था। ठीक है, ये होते 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 विराट से बैराट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 85वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मोटा देवदार का वृक्ष देहरादून जनपद के किस दर्शनीय स्थल पर स्थित है? तो कोटी कनासर, कोटी कनासर में एशिया का सबसे बड़ा और सबसे मोटा देवदार का वृक्ष है बच्चों। ठीक है, तो देहरादून जनपद के कोटी कनासर में ये पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जौनसार बावर वासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हनोल किस नदी के तट पर स्थित है, और यहाँ किसका मंदिर है? ठीक है, तो बच्चों ये आ, यहाँ पर एक तो महासू देवता का मंदिर है, और जौनसार भावर का जो ये हनोल मंदिर है इसके पास में टोंस नदी बहती है। कौन सी नदी? टोंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86 का बी। ठीक है, 87वें प्रश्न पर चलते हैं। मसूरी की वर्तमान भूमि को वर्ष 1820 ईस्वी में राजा सुदर्शन शाह द्वारा कितने वर्षों के लिए पट्टे पर दे दिया जाता है? जो मसूरी की वर्तमान भूमि है ना बच्चों, इसे 1820 में राजा सुदर्शन शाह क्या करते हैं, पट्टे के लिए दे देते हैं, लेकिन कितने वर्षों के लिए? तो ये चार ऑप्शन है, बताइए। तो 80 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 80 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ओके। मसूरी शहर की स्थापना 1823 ईस्वी में कैप्टन यंग द्वारा कैमल्स बैक नामक पहाड़ी पर की गई थी, पर क्या बनाने से की गई थी? ठीक है, मसूरी शहर की जो स्थापना है वो कैप्टन यंग ने ही की थी, 1823 में की थी कैमल्स बैक पर। लेकिन इसने ऐसा क्या कर दिया था कि यहाँ पर मसूरी शहर की स्थापना हो गई, तो यहाँ इन्होंने एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई थी, और झोंपड़ी बनाई थी क्योंकि ये एक अंग्रेज व्यक्ति है, तो लोग देखने गए वहां पर। ठीक है, धीरे 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 वहां पर लोगों का आवागमन बढ़ता गया, और फिर वहां पर क्या हुआ, एक शहरी बस गया आज के समय में। ठीक है, 89वां प्रश्न देख लेते हैं। 89वां प्रश्न। मसूरी नगर पालिका परिषद जो राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद है का गठन कब हुआ था? बताइए बच्चों, कब गठन हुआ था मसूरी नगर पालिका? और ये हमारे उत्तराखंड की सबसे प्राचीन नगर पालिका है। ठीक है, तो इसका गठन हुआ था 1842 को। ठीक है, कब हुआ था? 1842 को। 90वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित मसूरी और ऋषिकेश के ऐतिहासिक तथ्यों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल, ये तो मसूरी के अंदर है, और मसूरी का ये प्रथम स्कूल है, 1845 में इसकी स्थापना हुई थी। क्राइटस चर्च मसूरी, ये एक गोथिक शैली में निर्मित है, और क्राइटस चर्च जो है ये 1836 में बना था। मसूरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम लाल टिब्बा ही है। ऋषिकेश का केदार खंड में नाम क्या आता है? कुब्जामरक। हाँ, केदार खंड में बच्चों ऋषिकेश का जो नाम आता है वो आता है कुब्जामरक। ठीक है, तो फिर से
अ का 1, ब का 2, स का 3 और द का 4 हो जाएगा। 91वें प्रश्न पे चलते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट ने मसूरी को पूर्ण तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी किस तिथि को दी? तो 3 अगस्त 2023 को दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड के अलावा दुनिया में विंटर लाइन का मनोरम दृश्य जनवरी माह में कहाँ दिखाई देता है? तो स्विट्जरलैंड के अलावा बच्चों ऐसा मनोरम दृश्य केवल मसूरी में दिखाई देता है, विंटर लाइन का। ठीक है, 93वां प्रश्न देख लेते हैं। भारत के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने मसूरी के लंढौर में अपना कार्यालय किस वर्ष खोला था? ठीक है, तो भारत के सर्वेयर जनरल थे जॉर्ज एवरेस्ट, और ये मसूरी में एक लंढौर बाजार है, लंढौर मार्केट है, इसमें अपना कार्यालय खोल देते हैं। ठीक है, उस टाइम बाजार बाजार कुछ नहीं था, लेकिन आज के समय में जहां इन्होंने कार्यालय खोला था आज के समय में वहां लंढौर मार्केट है। तो ये किस वर्ष खोला था? ठीक है, देखिए और जांचिए अपने आप को। तो चलिए मैं बता देता हूं, ये खोला था इन्होंने 1832 ईस्वी में। ठीक है, 94वां प्रश्न देख लेते हैं। ऋषिकेश को किस वर्ष नगर पालिका और फिर अक्टूबर 2017 में नगर निगम का दर्जा दिया गया? तो हमें नगर पालिका देखना है, नगर पालिका ऋषिकेश कब बना था? तो बच्चों ऋषिकेश नगर पालिका बना था 1952 में, और अक्टूबर 2017 में नगर निगम का इसे दर्जा दिया जाता है। 95वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। केंद्र सरकार ने किन 2 शहरों को भारत के प्रथम जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहरों का खिताब दिया है? तो बताइए, जांचिए अपने आप को। देहरादून और मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार, चक्राता और कालसी, पौड़ी और टिहरी। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऋषिकेश और हरिद्वार। ठीक है, 96वां प्रश्न देख लेते हैं हम। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है जो त्रिवेणी घाट के समीप है? बताइए। सबसे प्रसिद्ध मंदिर है नीलकंठ महादेव मंदिर, लेकिन हमें सबसे पुराना बताना है, तो इसका सही आंसर होगा भरत मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 97वां प्रश्न देख लेते हैं। ऋषिकेश में गंगा नदी पर प्रस्तावित एशिया के दूसरे और देश के पहले केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? बताइए। 97वां प्रश्न है, ये आपके ऑप्शन है, जांचिए स्वयं को। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों बजरंग सेतु। ठीक है, 98वां प्रश्न देख लेते हैं। श्रीमती महादेवी भटनागर द्वारा 15 सितंबर 1902 को केवल 6 छात्राओं के साथ देहरादून में किसकी स्थापना की गई थी? तो इन्होंने की थी बच्चों महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना। ठीक है, 99वां प्रश्न देख लेते हैं। देहरादून में क्लेमेंट टाउन नगर को वर्ष 1936 में इटली के किस व्यक्ति ने बसाया था? देहरादून के क्लेमेंट टाउन नगर को वर्ष 1936 में इटली के किस व्यक्ति ने बसाया था? बताइए बच्चों। सेकंड लास्ट प्रश्न है ये। तो इनका नाम था फादर क्लेमेंटा। ठीक है, इन्होंने अपने नाम पर ही ये बसाया था। और आज का लास्ट प्रश्न है बच्चों, 100वां प्रश्न। निम्नलिखित विशिष्ट आधुनिक समसामयिक तथ्यों को और स्थानों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर आईटी पार्क देहरादून, जिसकी स्थापना हुई 2018 में। बिल्कुल सही है, ये मिल गया। ऑपरेशन पिंक अभियान का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन पिंक अभियान का जो उद्देश्य है बच्चों, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ रोकना है। और ये जो ऑपरेशन पिंक है, ये जो अभियान पिंक है, ये पुलिस द्वारा चलाया गया है, तो सही होगा। ठीक है, ब का 2 ही होगा। प्रथम विधि विद्यालय, विधि मतलब कानूनी विद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये ऋषिकेश में रखी है, रानी पोखरी में। बिल्कुल सही, मार्च 2019 में। पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण अश्वमेध यज्ञ स्थल ये है बच्चों बाड़वाला देहरादून जनपद में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ये होगा। और प्रत्येक पीडीएफ में नीचे फिर उत्तर कुंजी भी आ जाती है। यदि किसी भी बच्चे को ये एमसीक्यूज चाहिए तो बच्चों आप क्या करोगे, मुझे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। आपको ये सभी के सभी एमसीक्यूज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। और दूसरी बात, यदि आप कनिष्ठ सहायक वाले बैच से जुड़ना चाहते हो तो अभी के अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वहाँ पर आपको तीनों सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड और लाइव क्लास दोनों मिलेंगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए, उत्तराखंड के नोट्स, तो स्पेशल अलग से हमारे पास नोट्स भी अवेलेबल है, तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। और वीडियो क्रैश कोर्स के लिए भी आप
एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। और जो बच्चे केवल उत्तराखंडी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी या जीएस नहीं पढ़ना चाहते, तो वे भी एप्लीकेशन पे जाइए, सभी प्रकार के कोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। कल मिलते हैं चमोली जनपद के साथ में। ठीक है।